हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए प्राइमरी कंडीशंस क्या हैं कि ओवम होना चाहिए। पहली बात तो ओवम ओवेरी से रिलीज़ होता है। मान लो ये ओवेरी है, यहाँ से ओवम रिलीज़ हुआ, ओवेरी से ओवम रिलीज़ हुआ, फिर यहाँ से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनफंडिबुलम, ये इसको कैच कर लेते हैं। इनफंडिबुलम फिम्बरी इनफंडिबुलम की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं आगे, इसको कैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक प्लेस या जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या बोला जाता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये जो जगह है यहाँ पर इट इज़ फेवरेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ फेवरेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पर स्पर्म कैसे मूवमेंट करके आता है? एक तो सीलिया के थ्रू मूवमेंट करके आता है। यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? सीलिएटेड कॉलमनार। यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है? यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करके आता है और पेरिस्टेल्सिस भी साथ में फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओके, सो ये बात मैंने आपको बताई। अब स्पर्म के आने की बात करते हैं। दुल्हन तो तैयार है, दूल्हे का इंतज़ार है, तो दूल्हे का इंतज़ार करते हैं। अभी दूल्हा क्या होगा? वेजाइना में आएगा सबसे पहले। अब स्पर्म वेजाइना में आने के बाद में यहाँ पर ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है। सर्वाइकल कैनाल है, ये एक्सटर्नल ऑस है, ये इंटरनल ऑस है। यहाँ पर देखो स्पर्म एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एंटर नहीं हो पा रहे, क्योंकि सर्वाइकल कैनाल के अंदर म्यूकस का एक खतरनाक नेटवर्क प्रेजेंट है, म्यूकस प्लग प्रेजेंट है जो इसको आने नहीं दे रहा। तो फिर क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? ये एस्ट्रोजन की वजह से ये म्यूकस प्लग होता है, ये इनका नेटवर्क थोड़ा सा टूट टूट के कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। कुछ यहाँ पर फ्री स्पेसेस बन जाते हैं जिनके थ्रू ये स्पर्म इजीली ट्रेवल करके जा सकते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये सर्विक्स को चौड़ा करने में मदद करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, सो इफ सर्वाइकल म्यूकस इज हॉस्टाइल देन इट मे कॉज इनफर्टिलिटी। अगर ये नेटवर्क ऐसा बना रहा, ये ज़्यादा एकदम डेंस नेटवर्क हुआ, तो फिर क्या होगा? इसके कारण स्पर्म तो कभी अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कि एम्पुला के अंदर क्या होता है? जैसे ग्रेफियन फॉलिकल ने वो ओवम को रिलीज़ किया, ठीक है। सो ओवम जाकर के कहाँ वेट करता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में, एम्पुला में बोल सकते हैं हम। तो वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? एक्चुअली वो ये स्ट्रक्चर होती है। हम ओवम की स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सेकेंडरी oocyte है। ओके, इसको एक लेयर कवर कर रही है जोना पेल्यूसिडा। बात समझ में आती है? जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। तुम्हें पता है ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है ना, जोना पेल्यूसिडा, इसका काम क्या होता है? ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में काम आती है। जैसे मान लिया अगर एक ह्यूमन का ओवम है और एक हॉर्स का अगर स्पर्म जाकर के उससे टकराना चाहेगा, फर्टिलाइजेशन करना चाहेगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लेगी उसको, जोना पेल्यूसिडा। ओके, उसके बाद में सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। वो जो हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर देखी थी जिसके अंदर यहाँ पर था, और ये जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये जो सेल्स थी यहाँ पर, इनको बोला था हमने क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। ये कौन सी सेल्स थी? क्यूमुलस ऊफोरस सेल्स थी, और इनको ही क्या बोला जाता है? कोरोना रेडिएटा भी बोला जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की ही मॉडिफिकेशन है, क्यूमुलस ऊफोरस। उसके बाद में हम जो ना कोरोना रेडिएशन इनको अभी बोल रहे हैं। ओके, और फिर ये जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर क्यूमुलस ऊफोरस की, कोरोना रेडिएटा की सेल्स, यहाँ पर क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस होता है हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस होता है हाइलुरोनिक एसिड। ओके, अब अगली बात करते हैं। अब तुम्हें पता है क्या, जो स्पर्म होता है ना, वो स्पर्म ऐसे ही आके फर्टिलाइजेशन नहीं कर देता। जैसे मान लो स्पर्म का कैपेसिटेशन अगर मैं बोलूँ, वो होना ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। कैसे? मेरी बात सुनो। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म कभी भी ना तो मोटिलिटी शो करता है। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है। अगर वो वहीं वेस्ट कर देगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मेल में, तो फीमेल के अंदर कैसे ट्रैवल करके जाएगा?
ठीक है। तो क्या होता है कि एपिडिडाइमस जहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है और जहाँ पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर क्या 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 किया जाता है, स्पर्म के अराउंड कुछ इनहिबिटर्स लगा दिए जाते हैं और ये इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं, ये इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है और मोटिलिटी होता है, दोनों को कंट्रोल करके रखता है कि भाई ये अपनी एनर्जी यहीं वेस्ट नहीं करते। ठीक है। तो जब ये वेजाइना के अंदर स्पर्म चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर 5 से 7 घंटे के बाद में, आफ्टर 5 to 7 आवर्स, इनका कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर ये जो इनहिबिटर्स हैं ना, इन इनहिबिटर्स को हटा दिया जाता है ताकि ये खुद मोटाइल करने के काबिल हो और आगे जा करके फर्टिलाइजेशन करे। ओके। एक और क्वेश्चन है कि स्पर्म जब वजाइना से होकर के जब यूट्रस में चला जाता है, फिर उसके बाद में उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि वो कहाँ जाए, वो इस वाली फेलोपियन ट्यूब में जाए या फिर इस वाली फेलोपियन ट्यूब में। मतलब क्या है भाई, फेलोपियन ट्यूब दोनों ही क्या करती हैं, ओवम रिलीज़ करती हैं। जैसे मतलब ये दोनों एक साथ नहीं करती, दोनों अलग अलग करती हैं। जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ने इसने रिलीज़ किया, एक में इसने रिलीज़ किया, तो इसको स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि वो इस वाली फेलोपियन ट्यूब में दुल्हन है या फिर इस वाली में। तो वो क्या कैसे पता चलता है, वो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन के कारण पता चलता है। प्रोजेस्टेरॉन, आपने सुना होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है उसके कारण एक केमिकल ग्रेडियंट बनता है, और वो केमिकल ग्रेडियंट ही अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को अपनी तरफ। और एक बात बोल दूँ, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ से निकल करके ये क्यूमुलस उफोरस की सेल्स के बीच में, यानी कोरोना रेडियस सेल्स के बीच में यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके। सो ये बात थी कुछ फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको है ना पूरी प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन तक को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिए आप। मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूंगा जिसके अंदर हम पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये तो मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग में कुछ ये जानकारी दे दी है जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। कि ये है पूरी एंटायर प्रोसेस जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, कि कैसे वेजाइना से स्पर्म जाता है, सर्विक्स के थ्रू फिर फेलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले स्पर्म का होता है कैपेसिटेशन। मतलब क्या होता है, उसके इनहिबिटर्स हटाए जाते हैं ताकि वो मूव करने के लिए और फंक्शनली बिल्कुल एक्टिव हो जाए। ठीक है। उसके बाद में उसका असेंशन होता है, यानी वो सर्विक्स के थ्रू, और फिर उसके बाद में कहाँ जाता है, वो फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। और फिर फेलोपियन ट्यूब में वो कुछ एंजाइम लिबरेट करना स्टार्ट करता है, और वो एंजाइम्स, वो एक्रोजोम्स या जिनको स्पर्म लाइसेंस बोल रहे थे, वो क्या हेल्प करते हैं स्पर्म को उसका पाथ कार्व करने में। देखो जैसे एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पर ये अपने पास जो स्ट्रक्चर थी उसमें बाहर क्या थी, कोरोना रेडिएटा की सेल्स थी। ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म आया तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा के अंदर घुसने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको एक्रोजोमल रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, तब जा कर के यहाँ पर इसका पाथ कार्व होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर यहाँ से कोरोना रेडिएटा की सेल्स को कार्व करके फिर यहाँ इस जोना पेल्यूसिडा तक पहुँच जाता है। ठीक है। कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा पर पे आकर के यहाँ पर इसको कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं, जैसे उन रिसेप्टर को बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। तो वो जो रिसेप्टर है वहाँ पर आकर के स्पर्म बाइंड होता है। ठीक है। कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा, और यहाँ पर एक्रोजोमल रिएक्शन करता है ये, और इसका जो हेड होता है एक्रोजोमल रिएक्शन करके आता है जो मैंने बता ही दिया। ठीक है। उसके बाद में हेड इसका जो है वो डॉकिंग करता है रिसेप्टर के साथ, मतलब फिट हो जाता है ऑन जोना पेल्यूसिडा पे जो रिसेप्टर्स हैं, एग्जाम्पल ZP3। ठीक है। अब इसके बाद में, अब यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, उसके बाद में और अंदर जाता है स्पर्म, और अंदर कहाँ से जाता है, फिर ये जाता है पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर, और अंदर गए यहाँ से पेरीविटलाइन स्पेस में। अब पेरीविटलाइन स्पेस में जब ये जाता है, ठीक है, तो वहाँ से उसके बाद में जाकर के ये जो ऊलेमा, फाइनली देखो क्या हुआ, ये कोरोना रेडिएटा मान लो, ये जोना पेल्यूसिडा मान लो, ये पेरीविटलाइन स्पेस बाद ये, तो ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, इसको भेद करके अंदर चला गया। उसके बाद में जोना पेल्यूसिडा, इसको भेद करके ये कहाँ गया है, पेरीविटलाइन स्पेस में। और जैसे ही पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर ये जो स्पर्म है ये जाता है ना, तो ये जो ऊलेमा है अंदर, ये क्या है,
ओवम है तो ये ओवम जो है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओवम है ये इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको ऊलेमा बोला जाता है, और ये ऊलेमा स्पर्म से अट्रैक्ट होती है, ऊलेमा गेट अट्रैक्टेड, और यहाँ पर कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनती है, देखो इट इज़ कॉल्ड कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये ऊलेमा देखो इस पर कैसे अट्रैक्ट हो रही है, इट इज़ नोन एज कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये ऊप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जिनको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोला जाता है बोलो? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। अब देखिए ऊलेमा अट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मदद से यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। क्या होता है? यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। और कॉर्टिकल रिएक्शन कहाँ चलती है? ऊलेमा के अंदर, अकर्स इन ऊलेमा। और कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है ज़रा पढ़िए। ये कॉर्टिकल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कॉर्टिकल रिएक्शन ना होना तो बहुत दंगा हो जाएगा। देखो एक ओवम है और स्पर्म बहुत सारे हैं, तो मतलब कितने 400 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेट के अंदर होते हैं, तो फिर इतनों में से मान लो जितने भी गिने चुने वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनमें से बहुत सारे स्पर्म्स, ऐसे नहीं सोचते तुम कि भाई ओवम एक है, इतने सारे स्पर्म एक साथ क्यों नहीं फर्टिलाइजेशन करते, एक ही स्पर्म क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ये कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन इट प्रिवेंट पॉलीप्लॉइडी, ये पॉलीप्लॉइडी को प्रिवेंट करता है। ओनली वन स्पर्म अलाउड, ऐसे डंडा लेकर खड़ा रहता है, ओनली वन स्पर्म अलाउड, बस। तो एक आ गया, फिर गेट बंद, खत्म बात। ये कॉर्टिकल रिएक्शन 2 फेजेस में होती है। 2 फेज, एक तो फास्ट फेज होती है और एक स्लो फेज होती है। अरे फास्ट फेज में क्या होता है? अरे इस फास्ट फेज में ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, जोना पेल्यूसिडा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, सॉरी इसकी ऊप्लाज्म, ये फास्ट फेज के अंदर डीपोलराइज हो जाती है। फास्ट फेज में ये जो ऊप्लाज्म मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? ये डीपोलराइज हो जाती है। और स्लो फेज में क्या होता है? स्लो फेज में ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की मदद से जोना रिएक्शन होती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिफ्यूज इनटू पेरिविटलाइन स्पेस, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या होंगे? पेरिविटलाइन स्पेस में डिफ्यूज हो जाएंगे, पेरिविटलाइन स्पेस में डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये क्या करवाएंगे? जोना रिएक्शन करवाएंगे। जोना रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लेयर है ना जोना पेल्यूसिडा, ये हार्डर हो जाती है, और जो रिसेप्टर्स उस पर प्रेजेंट है ZP3 वगैरह, ये इनका काम तमाम हो जाता है। जोना रिएक्शन की वजह से क्या होता है? रिसेप्टर्स का काम तमाम हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होंगे? फर्दर अभी एक स्पर्म एंटर करने के बाद ही जस्ट प्रोसेस होती है, फिर बाकी के और ज़्यादा स्पर्म्स इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, पॉलीप्लॉइडी प्रिवेंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद में ऊप्लाज्म के अंदर ये स्पर्म जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, हेड रीजन एंटर करता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर इट इज़ नोन एज एपरेंट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ये ऊप्लाज्म मतलब चला जाता है तब इसको बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एपरेंट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना कि जब जैसे ही ये ऊप्लाज्म के अंदर एंटर करता है तो इसके जो टेल वगैरह है और बाकी सारी जो स्ट्रक्चर हैं वो फिनिश हो जाती है। केवल वहाँ पर एक न्यूक्लियस बचता है, केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बचता है। ओके, जो ही स्पर्म ऊप्लाज्म में घुसेगा त्यों ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। किसका? इस सेकेंडरी oocyte का। यहाँ याद रखना, यहाँ तक हम ये जो ओवम पकड़ के चल रहे थे ना, ये था सेकेंडरी oocyte। ये अरेस्टेड था एट मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में अरेस्टेड था ये सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना क्या करेगा? जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस ऊप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा वैसे ही ये डिवीजन कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होने के बाद में देखो क्या कंडीशन बनेगी। कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि इस ऊप्लाज्म के अंदर मेल का न्यूक्लियस भी है और ये दूसरा फीमेल न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अब क्या होता है फर्दर, ये न्यूक्लियस दोनों की साइज इंक्रीज हो जाती है। एक मैटरनल न्यूक्लियस है, एक पैटर्नल न्यूक्लियस है, और दोनों मिलकर के क्या, अब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होती है, जिसको बोला जाता है जाइगोट। इट इज डिप्लॉइड सेल विच इज़ नोन एज जाइगोट, जो कि फर्दर आगे प्रोजेनी बनाती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी कि कैसे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में जाइगोट बनने के
बाद एम्ब्रियो बनता है, उसकी मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो वो प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन, वो हम अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए ये नोट कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय जी, ओके।